हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ क्लास 10th। इससे पहले कि हम आज की डिस्कशन यहाँ पे स्टार्ट करें, क्लास के कुछ रूल्स हैं आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली चीज़, आपको जितना भी होमवर्क दिया जाता है आप साथ के साथ अपने नोट्स मुझे मेरे नंबर पर भेजेंगे। अभी तक हम 2 लेक्चर कंडक्ट कर चुके हैं, मुझे सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स के नोट्स यहाँ पे मिले हैं, तो ये गलत बात है। आपको जितना यहाँ पे पढ़ाया जाता है या जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है आपको साथ के साथ उसके नोट्स मुझे भेजने हैं, अदरवाइज़ यू विल बी ब्लॉक टू अटेंड द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में आपको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप नेक्स्ट क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। लॉस आप ही लोगों का है, आप कुछ नया नहीं सीख पाओगे। सेकंड, आप लेक्चर के दौरान आप अपनी लाइव चैट का यूज़ कर सकते हैं, बट ओनली फॉर आस्किंग योर डाउट्स रिगार्डिंग द पर्टिकुलर टॉपिक वी आर डिस्कसिंग हेयर, नॉट टू चिट चैट विद योर फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको लाइव चैट में कोई चिट चैट नहीं करनी है, आपस में कोई बातचीत नहीं करेगा। हाँ, आपको कोई डाउट है जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आप लाइव चैट में लिखें, आपको साथ के साथ उसका आंसर दिया जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, अदरवाइज यू विल बी ब्लॉक टू अटेंड द क्लास। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसी के साथ आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में आपको एक होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन दिया था आप ट्राई करने के लिए। आप में से कितने लोगों ने वो ट्राई किया है ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। मुझे सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट्स का रिप्लाई उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मिला था। उनके जो भी उन्होंने किया था वो हमने चेक भी किया है, उनको जो डाउट्स थे वो भी हमने क्लियर किए हैं। तो जिन्होंने वो सॉल्व नहीं किया है, यू शुड हैव ट्राइड दैट। नहीं ट्राई किया है तो आप यहाँ पे एक बारी देख लें। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, दिस वॉज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस वॉज इंसिडेंट रे एंड दिस वॉज द रिफ्लेक्टिंग रे। और हमसे पूछा गया था व्हाट इज़ द एंगल ऑफ, ये हमें एंगल दिया था दैट इज़ 40 डिग्री एंड दिस एंगल वॉज गिवन एज x। हमें फाइंड करना था, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और हमें फाइंड करनी थी द वैल्यू ऑफ x। वो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना था। अगर आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को या रिफ्लेक्शन की जो हमने स्टडी की थी कि किस तरह से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं रिफ्लेक्शन का, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे, उनको बहुत अच्छे से समझा है तो ये आप चुटकियों में ये क्वेश्चन कर सकते थे। देखिए, जब भी हम इस रे को हम बोलते थे इंसिडेंट रे, इस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। पहले मैं आपको यहाँ पर नॉमेनक्लेचर ही दिखा देता हूँ। ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, नॉर्मल हम कैसे ड्रॉ करते थे, इस प्लेन मिरर के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाते थे, दैट इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस इज द होल नॉमेनक्लेचर ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हमें फाइंड करनी है सबसे पहले द एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू। अगर आप इस डायग्राम में यहाँ पे देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता था दैट 40 डिग्री प्लस आई प्लस एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, आंसर विल बी 50 डिग्री। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 50 डिग्री। कुछ नहीं करना था, बहुत आसान था। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी थी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें पता है फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी नो दैट फ्रॉम laws of
रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि जितने एंगल पर कोई रे इंसिडेंट होगी उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा, यानी वो रे उतने ही एंगल पर जाकर रिफ्लेक्ट भी होगी। इसका मतलब हमने जो पढ़ा था वो कुछ इस तरह से था, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो अगर एंगल आई 50 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना होगा, 50 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल आर विल ऑल्सो बी इक्वल टू 50 डिग्री। आंसर थर्ड हमसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल भी होगा 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता था दैट दिस आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। आर इज 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दिस एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 40 डिग्री। इतना सा न्यूमेरिकल था, बहुत आसान था। यहाँ से ये चेक हो जा रहा था कि आपको कितना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ आया है। आपका कोई रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अभी तक क्लियर नहीं है। बच्चों अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप पूछिए, आप में से किसी का कोई डाउट ही नहीं आया कि सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें समझ ही नहीं आया? अगर कोई प्रॉब्लम है अभी भी तो आप पूछ सकते हैं, हम उस लेक्चर को दोबारा रिपीट करेंगे। आपके पास ऑप्शन है, वो लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप उस लेक्चर को दोबारा देखिए। कोई डाउट है, हम समझाने का तरीका बदलेंगे, उस लेक्चर को दोबारा यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल था जो आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। जो आपके सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आज हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप साथ में नोट डाउन करते चलें, फिर हम एक एक का आंसर यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्वेश्चन है दैट व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। आज की लेक्चर में हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज़ एन ऑब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज़ इमेज। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट किस चीज़ को बोलते हैं, व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हेन एन इमेज इज फॉर्म्ड इन द मिरर। मिरर में इमेज कब बनती है, क्या क्राइटेरिया है इमेज बनने के लिए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा। द थर्ड वन इज हाउ प्लेन मिरर इज मेड। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं, आज फिर से एक बारी और इसे अलग तरीके से देख लेंगे। थर्ड इज हाउ इमेज इज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज बनती कैसे है ये हम देखेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर यानी सिंपल एक मिरर जो हम घरों में अपना फेस देखने के लिए यूज़ करते हैं, उस मिरर में जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वो ऐसी एक चीज़ है जिसकी तरफ हम देख रहे हो या जिस चीज़ को हम देखना चाहते हो। इफ़ आई एम लुकिंग ऑन दिस मार्कर देन दिस मार्कर इज़ एन ऑब्जेक्ट। जिस चीज़ की तरफ मैं देखना चाहता हूँ या जिस चीज़ की तरफ मैं देख रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास दो टाइप का होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। द फर्स्ट वन इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान होगा लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, खुद की रोशनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल बल्ब, कैंडल एट्सेट्रा। सेकंड क्राइटेरिया, सेकंड type we have taken here is non-luminous object. Non-luminous objects are those objects which do not produce their own light. जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, those objects are called non-luminous object. हमने ये भी देखा था कि luminous object जो खुद की रोशनी प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम डायरेक्टली देख सकते हैं, पर ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की रोशनी प्रोड्यूस नहीं करते जैसे ये मार्कर, हम इसे भी देख पाते हैं। इसे हम कैसे देख पाते थे ये भी हमने डिस्कस किया था कि लाइट रेज इस मार्कर के ऊपर आकर पड़ेंगी, वो लाइट रेज मार्कर के ऊपर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को भी देख पाते हैं। तो इसी को हम यहाँ पे नोट डाउन भी कर लेते हैं। द फर्स्ट वी हैव व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो आप साथ में आंसर नोट डाउन करते चलें। एन ऑब्जेक्ट इज दैट एट विच
वी आर लुकिंग एट। ऑब्जेक्ट वो चीज है जिसकी तरफ हम देख रहे होते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज दैट एट विच वी आर लुकिंग एट और वी want to see, or an object is that which we want to see is called an object. So object हमने दो टाइप के देखे. The first one is luminous, second is non-luminous, luminous क्या था? Luminous objects are those objects which can produce their own light and can be seen directly, और जिन्हें हम डायरेक्टली देख सकते हैं. Those objects are called luminous objects. Example हम जानते हैं. For example, this candle, bulb, etc. And what are non-luminous objects? Those objects which cannot produce their own light and can be seen after रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर उस ऑब्जेक्ट से हमारे आइज के रेटिना पर पड़ेगी तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट एंड कैन बी सीन आफ्टर रिफ्लेक्शन आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. There are number of examples. For example, this marker, chair, table, etc. There are number of examples around you. You can write down here. So this is about object or types of object. पर यहाँ पर जब भी मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा तो ना तो मैं कहीं पे लुमिनस वर्ड यूज़ करूँगा ना ही मैं कहीं पर नॉन लुमिनस वर्ड यूज़ करने जा रहा हूँ. मैं वर्ड यूज़ करूँगा दोज आर पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. तो फर्दर जो हम क्राइटेरिया में डिवाइड कर सकते हैं दोज आर, थर्ड टाइप आप लिख लें, पॉइंट ऑब्जेक्ट. ये वो चीज होगी जिसे हम बार बार अपने रे डायग्राम या जो भी हम आगे डेरिवेशन करेंगे वहां पर इस चीज के बारे में हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे. पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट नाम से ही क्लियर है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल पॉइंट साइज का हो, बिल्कुल छोटा हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट. अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट लुमिनस भी हो सकता है, नॉन लुमिनस भी हो सकता है. तो ये इन दोनों में से किसी भी क्राइटेरिया में फिट हो सकता है. तो अभी हमारी डिस्कशन का टॉपिक ये नहीं है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट लुमिनस होता है या नॉन लुमिनस होता है. हमने बोला दोनों हो सकते हैं. हमें क्या ध्यान रखना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? नाम से क्लियर है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो पॉइंट साइज का हो, जिसकी डायमेंशंस बहुत छोटी हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट. सो व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेरी स्मॉल डायमेंशंस और आप ब्रैकेट में लिख लेना पॉइंट इन साइज, जिसका साइज बिल्कुल पॉइंट के जितना हो. दोज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, is called point object. बार बार हम इस वर्ड को यूज करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा. पॉइंट ऑब्जेक्ट क्लियर है. नेक्स्ट, फोर्थ टाइप इज दैट इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. व्हाट इज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट? पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ आ गया, ऐसा ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल पॉइंट साइज का होगा, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट. व्हाट इज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट? ऐसा ऑब्जेक्ट जो पॉइंट साइज से बड़ा होगा, दैट इज ऑफ लार्ज डायमेंशंस और हैविंग सम फाइनाइट डायमेंशंस ऑफ सम फाइनाइट साइज, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड
एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को छोड़ के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे दोज ऑल आर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। सिमिलरली यहाँ भी ध्यान रखिएगा, दिस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कैन बी लुमिनस, कैन बी नॉन लुमिनस, दैट इज नॉट आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, पर हो दोनों सकते हैं, उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सम फाइनाइट साइज। फाइनाइट का मतलब है जिसका कुछ साइज हो, पॉइंट नहीं है, पॉइंट से बड़ा है, जिसकी कुछ डायमेंशंस हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ सम फाइनाइट साइज, और यू कैन राइट दैट हैविंग फाइनाइट डायमेंशंस। आर कॉल्ड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो इन दो वर्ड को हम बार बार यूज करेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंट के साइज का, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पॉइंट के साइज से जो भी बड़े ऑब्जेक्ट होंगे दोज ऑल आर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन एन इमेज इज फॉर्म्ड इन द मिरर, मिरर में इमेज बनेगी कब, क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से ये होता है, वो देखते हैं। उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन एन इमेज इज फॉर्म्ड इन द मिरर, मिरर में इमेज कब बनेगी। देखिए एक केस लेके चलते हैं। मान लेते हैं दिस इज अ मिरर, मिरर कैन बी प्लेन, मिरर कैन बी स्फेरिकल, इसके हम अभी टाइप्स पढ़ेंगे। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल का मतलब है कि किसी स्फीयर का पार्ट हमने काटा है, अभी डिस्कस करेंगे, अभी भूल जाइए। हमने एक मिरर लिया, मिरर प्लेन है मान लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। इस साइज का हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और मिरर के सामने इस ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया। क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट रेज पड़ रही होंगी, लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। मान लेते हैं लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद इस तरह से कुछ मिरर पर आकर इंसिडेंट होती है, और इंसिडेंट होने के बाद मिरर का काम ही क्या रहता है हम ऑलरेडी जानते हैं। मिरर क्या करता है, उसके ऊपर जितनी भी लाइट पड़ेगी उस लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, बाउंस बैक करता है। तो यानी ये मिरर जो लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुई इसको बाउंस बैक करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। मान लेते हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ ये लाइट रे इस तरह से निकल गई। अब ऐसा नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही लाइट रे पड़ रही होगी, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज फॉलिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। मैं एक और लाइट रे मान लेता हूं, इस ऑब्जेक्ट से पड़ने के बाद कुछ इस तरह से मिरर पर जाकर इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट होने के बाद मिरर का काम क्या है, लाइट को बाउंस बैक करना, रिफ्लेक्ट करना। मान लेते हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट रे कुछ इस तरह से निकल जाती है। तो ये जो दो लाइट रेज हमने दिखाई, ये दो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद यानी मिरर से टकराने के बाद जिस पॉइंट पर मिलेंगी दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से बनती है इमेज। हमने क्या बोला, हमारे पास एक मिरर है, ये हमारे पास एक मिरर है, मिरर के सामने मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रखा, इस ऑब्जेक्ट पर लाइट रेज पड़ रही होंगी, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। एक लाइट रे हमने कंसीडर की कि एक लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से बिल्कुल इस तरह से मिरर पर जाकर टकराती है, टकराने के बाद कुछ इस रास्ते से निकल गई। सेकंड, एक लाइट रे कुछ हमने इस तरह से कंसीडर की, टकराने के बाद कुछ इस तरह से निकल गई। ये दोनों लाइट रेज जो हमने यहाँ पे दिखाई हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, रिफ्लेक्ट होने के बाद दिस इज नंबर 1, रिफ्लेक्ट होने के बाद दिस इज नंबर 2। जहाँ पर ये दोनों लाइट रेज मिलेंगी दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो अभी भी बताइए, एक बार और रिपीट करते हैं। ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज पड़ रही होंगी, उनमें से हमने कोई दो रेज यहाँ पे कंसीडर की।
एक रे हमने बिल्कुल सीधी दिखाई है, मिरर पर जाकर इंसिडेंट हुई होगी। इंसिडेंट होने के बाद मान लीजिए कुछ इस तरह से ये निकल गई। दूसरी रे इंसिडेंट होने के बाद मान लेते हैं कुछ इस तरह से निकल गई। निकलने के बाद जहाँ पर ये सच में मिलेंगी, जहाँ पर ये सच में एक दूसरे से टकराई, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हुई, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो क्या क्या क्राइटेरिया रहता है इमेज बनने के लिए? व्हेन एन इमेज इज फॉर्म्ड इन द मिरर, पहला क्या है? देयर शुड बी at least 2 rays coming from an object। पहली कंडीशन ध्यान रखिए, दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए इस चीज को। कभी भी हमें इमेज दिखानी हो, रे डायग्राम बनाना हो, दिस इज कॉल्ड रे डायग्राम। ये जो हमने यहाँ पे दिखाया है, दिस डायग्राम इज कॉल्ड रे डायग्राम। अभी हम और बड़े बड़े रे डायग्राम बनाने सीखेंगे। बच्चे रट्टा मार लेते हैं कि एक लाइट रे ऐसे गई, फिर ऐसे निकल गई, ऐसे गई, ऐसे निकल गई। इसका क्राइटेरिया रहता है कि ये लाइट कितने एंगल पर जाकर मुड़ेगी, ये लाइट कितने एंगल पर जाकर मुड़ेगी, ये हम पढ़ेंगे। तो इसे रट्टा नहीं मारना है। अभी तो मैंने आपको एक जनरल रे डायग्राम दिखाया कि मान लीजिए कुछ रे ऐसे गई, ऐसे मुड़ गई होगी, ऐसे गई, ऐसे मुड़ गई होगी। जहाँ पर दोनों मिली, इमेज बन गई, रियल इमेज बनेगी। रियल का मतलब क्या है अभी समझाता हूँ। पहली कंडीशन इमेज बनने के लिए क्या है? हमें कम से कम ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रेज निकालनी पड़ेंगी, तब हम इमेज बना सकते हैं। अगर ये रे नंबर 2 नहीं होती तो यहाँ पर मैं इंटरसेक्शन किस चीज़ के साथ देखता, हम नहीं बता सकते थे कि इमेज कहाँ बनेगी। तो पहली कंडीशन, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हमें चाहिए कम से कम 2 लाइट रेज। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती हैं? अरे जितनी इस ऑब्जेक्ट पर पड़ रही होंगी उतनी हो सकती हैं। तो इस ऑब्जेक्ट पर कितनी लाइट रेज पड़ सकती हैं, क्या गिन सकते हो? इन्फानाइट होंगी। तो इन्फानाइट नंबर ऑफ रेज को हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब क्या दिखाएं? अरे भैया पागल हो क्या? इस बोर्ड पर इन्फानाइट नंबर ऑफ रेज दिखाएंगे तो मैं भी इन्फानाइट हो जाऊँगा और आप भी देखते देखते इन्फानाइट हो जाओगे। छोड़िए, हमें जब हमारा काम सिर्फ 2 लाइट रेज से चल रहा है तो यहाँ पे इन्फानाइट या 3 या 4 या 10 लाइट रेज हम क्यों दिखाएं? जहाँ पर हमें लगेगा कि 2 लाइट रेज से हम प्रॉपर इमेज नहीं बना पा रहे हैं तो वहाँ पर हम 3-4 वो भी दिखाएंगे, लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमें चाहिए होती हैं सिर्फ 2 लाइट रेज। 2 लाइट रेज से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकते हैं जब भी हम उस ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखेंगे। पहली कंडीशन क्रिस्टल क्लियर, ऑब्जेक्ट से कम 2 लाइट रेज यहाँ पे निकलनी चाहिए सो दैट वी कैन मेक इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। द सेकेंड इज द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कहाँ पर हो रही है? मिरर पर। लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर मीट्स एट अ पॉइंट, यहाँ पर कहाँ है? मीट्स एट अ पॉइंट, और ब्रैकेट में लिख लेना इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट will make the real image। ये वर्ड जरूर ध्यान दीजिएगा, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। will make real image of the object। पहले 2 कंडीशन बताइए, समझ आई आपको या नहीं आई? पहली क्या थी? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रेज निकाली, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट की, जिस पॉइंट पर वो मिली, दैट पॉइंट विल मेक द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दैट पॉइंट विल मेक द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सेकंड हमने लिखा कि लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर मीट्स एट अ पॉइंट विल मेक द रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आते हैं इस पे, रियल इमेज का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रियल इमेज?
इन दो वर्ड को आप बार बार पढ़ोगे। वन इज रियल इमेज, वन इज रियल इमेज, और रियल का उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है वर्चुअल इमेज। तो इन दो वर्ड को आप बार बार पढ़ोगे। वर्चुअल इमेज क्या है अभी बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रियल इमेज का क्या मतलब है। ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद सच में जिस पॉइंट पर मिलें, सच में जिस पॉइंट पर मिलें और इमेज बनाएं, दैट इमेज इज कॉल्ड द रियल इमेज। हमने क्या बोला, लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद सच में जिस पॉइंट पर मिलें, दैट इमेज इज कॉल्ड द रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल क्या होगी, वर्चुअल का मतलब होता है प्रतीत होना, प्रतीत होना। तो ऐसी दो लाइट रेज जो किसी पॉइंट से आती हुई प्रतीत हों, सच में नहीं मिलेंगी, सच में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पर हमें ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट कर सकती हैं, वो होगी वर्चुअल इमेज। अभी हम देखेंगे कैसे बनती है। पहले ये बताइए रियल इमेज क्लियर है। रियल इमेज का मतलब क्या है, ऐसी दो या दो से ज़्यादा लाइट रेज जो रिफ्लेक्ट होने के बाद सच में जिस पॉइंट पर मिले, दैट इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज। सो व्हाट इज रियल इमेज, लाइट रेज when really meet at a point is called real image of the object। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये शीशा था, जस्ट होल्ड ऑन, ये हमारे पास शीशा था, मिरर था। जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड इमेज बनी, जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड इमेज बनी, तब होगी रियल इमेज। अब आप बताइए कि जो घरों में हम शीशा देखते हैं, क्या जिस साइड में खड़ा हूँ उसी साइड हमारी इमेज बनती है या शीशे की दूसरी तरफ आपको इमेज दिखती है? तो हमें शीशे के दूसरी साइड इमेज दिखती है, जिस साइड में खड़ा हूँ उस साइड इमेज नहीं दिखती। यानी जो घरों में हमारे शीशा लगा है, मिरर लगा है, उस मिरर में रियल इमेज नहीं बनती। क्लियर है? रियल इमेज का मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रेज सच में जिस पॉइंट पर मिले, तो यानी जो घरों में हम शीशा देखते हैं, शीशे में खुद को देखते हैं, वो जो लाइट रेज उस शीशे के ऊपर पड़ती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट पर सच में नहीं मिलती, तो वहाँ पर रियल इमेज नहीं बनती। आई होप आपको क्लियर होगा कि अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आप खुद को शीशे में देखें तो ध्यान दीजिएगा कि जिस साइड हम खड़े हैं उसी साइड इमेज बन रही है, शीशे के दूसरी साइड इमेज नहीं बन रही है, शीशे के दूसरी साइड इमेज नहीं बन रही है। पर जो घरों में हम अक्सर देखते हैं शीशा, उसमें इस साइड अगर मैं खड़ा हूँ तो शीशे के दूसरी साइड हमें ऑब्जेक्ट दिखता है, वो इमेज रियल इमेज नहीं है। दैट इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। उस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। दिमाग में बिठा लीजिए, रियल मतलब जहाँ सच में लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलेंगी, प्लस सेम साइड होंगी, मिरर के सेम साइड पे इमेज बनेगी। वर्चुअल क्या होगी, जो मिरर के दूसरी साइड बनेगी और लाइट रेज सच में नहीं मिलेंगी, इज कॉल्ड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। और साथ में यहाँ पे लिख लीजिएगा प्लेन मिरर में। चलो अभी आगे लिखेंगे ये पॉइंट, जब हम थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे वहाँ पर हम ये पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे। पहले आप इतना बताइए, इतना आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब आते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, थर्ड क्वेश्चन है हाउ प्लेन मिरर इज़ मेड। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम प्लेन मिरर किस तरह से बनाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, दिस इज़ अ प्लेन मिरर, दिस इज़ अ प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर क्या है, हमने एक ग्लास शीट ली, दिस इज़ अ ग्लास शीट, दिस इज़ अ ग्लास शीट। ग्लास शीट के बैक साइड पर हमने कर दिया सिल्वर का पॉलिश। सिल्वर के पॉलिश के ऊपर हमने कोई पेंट कर दिया। सिल्वर महंगी मेटल है तो वो जल्दी से ना उखड़े, उसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसके ऊपर पेंट कर देते हैं। दैट पेंट कैन बी ऑफ रेड कलर। यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे थोड़ा वाइटिश कलर का है, तो वाइट भी हो सकता है, ब्लू कलर का भी हो सकता है, ब्राउन कलर का भी हो सकता है। तो मिरर कैसे बना,
जो यहाँ पे क्वेश्चन था हाउ प्लेन मिरर इज़ मेड, हमने क्या किया, एक सिंपल ग्लास शीट ली, ग्लास शीट के बैक साइड पर हमने सिल्वर का पॉलिश कर दिया, बैक साइड पर हमने सिल्वर का पॉलिश कर दिया, सिल्वर के पॉलिश के ऊपर हमने कोई पेंट का एक कोट चढ़ा दिया। दिस इज़ हाउ अ प्लेन मिरर इज़ मेड। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टेक अ ग्लास शीट, coat on one side with silver। सिल्वर ही क्यों यूज़ करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, दैट्स वाई वी यूज़ सिल्वर हेयर। याद रखिएगा इस चीज़ को। हमने क्या किया, टेक अ ग्लास शीट, कोट ऑन वन साइड विद सिल्वर, एक साइड हमने सिल्वर से कोट कर दिया, पेंट जो हमने कोट किया, पेंट दैट उस सरफेस को, पेंट कोटेड सरफेस विद अ कलर, कलर कौन सा हो सकता है, इट कैन बी रेड, इट कैन बी ब्राउन, इट कैन बी वाइट, इट कैन बी ब्लू एट्सेट्रा, ताकि वो जो सिल्वर कलर हमने किया है वो जल्दी से ना उखड़े, महंगी आइटम है। तो इस तरह से हम बनाते हैं एक मिरर। और हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, देखिए ये हमारे पास एक मिरर है, इसे हम बोर्ड पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इस मिरर को अगर इस तरह से रखता हूँ तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपको सिर्फ ये लाइन दिखेगी, ये सामने वाली लाइन दिखेगी। इसी लाइन को अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, इस लाइन को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, जो लाइन आपको सामने दिख रही थी, एक बार फिर से देखें, ये लाइन हमें दिख रही थी, एक सिंपल लाइन, ये सामने वाली लाइन, इस लाइन को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। इस लाइन के निचली साइड हमारे पास है कोटेड सरफेस जो सिल्वर के ऊपर हमने पेंट चढ़ाया है, और जो ऊपर वाला सरफेस है उस सरफेस पे जब लाइट पड़ेगी तो वो बाउंस बैक होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो नीचे वाला सरफेस है इसे हम इस तरह से शो करते हैं, छोटी छोटी लाइन से। ये लाइन शो करती हैं कि ये वाला सरफेस है कोटेड और सिल्वर्ड, कोटेड और पॉलिश्ड सिल्वर्ड, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और जो ऊपर वाला बचा इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये तो था कि मैं इसे हॉरिजॉन्टली दिखा रहा था, ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टली दिखा सकते हैं, वर्टिकली भी दिखा सकते हैं। वर्टिकली किस तरह से दिखाएंगे, मैं इसे ऐसे भी होल्ड कर सकता हूँ। अब भी आपको क्या दिखेगा, सिर्फ सामने वाली लाइन दिखेगी। ये रही सामने वाली लाइन। अब देखिए और क्या आपको दिखा, इसके एक साइड पर है पॉलिश्ड सरफेस, एक साइड पर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो एक साइड पर दिखा देते हैं इन लाइन से पॉलिश्ड और सिल्वर्ड, जो भी आप लिखना चाहें, पॉलिश्ड सरफेस, कोटेड सरफेस, एंड दिस बिकम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ प्लेन मिरर। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ प्लेन मिरर। देखिए बच्चों, हम बहुत आराम से भी चल रहे हैं, थोड़ा स्पीड अप भी करेंगे। बिल्कुल ये बेसिक्स हैं, अगर आपको ये समझ आ गए तो आगे जब भी हम रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे कि कौन सी रे कितने एंगल पर जाकर रिफ्लेक्ट होगी, कहाँ पर इमेज बनेगी, कैसे इमेज बनेगी, हम बूस्ट अप करेंगे। अगर आपको पहले ये चीज़ें क्लियर हों कि हम किस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर क्लियर होता है, दैट हाउ प्लेन मिरर इज़ मेड। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, दैट इज़ हाउ इमेज इज़ फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज बनती कैसे है, क्या क्या रूल्स हम फॉलो करते हैं। तो आइए इस पे आते हैं। द फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग इज इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज
पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। मैंने बोला था हम बार बार ये वर्ड यूज़ करेंगे। पहला है प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। पहला केस जब ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो एक प्लेन मिरर कंसीडर कर लेते हैं। मैं प्लेन मिरर इस वर्टिकल डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, हम दिखा सकते हैं, मैंने आपको बताया था। दिस इज़ पॉलिश्ड सरफेस एंड दिस इज़ आवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस साइड से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी। थोड़ा सा इस साइड बनाते हैं ताकि हम इमेज को क्लियरली यहाँ पे दिखा सकें। थोड़ा डायग्राम को मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। लेट दिस इज अ प्लेन मिरर, दिस इज प्लेन मिरर। हमने कैसा ऑब्जेक्ट लेना है, दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेट दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, थोड़ा पास दिखाते हैं। दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर कर लिया। हमने थंब रूल पढ़ा था जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी हो, कम से कम कितनी नंबर ऑफ लाइट रेज हमें दिखानी पड़ेंगी, दैट इज़ 2। कम से कम 2, आप 2 से ज़्यादा भी दिखा सकते हैं। 2 से ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, 2 से काम चल रहा है, क्यों कन्फ्यूज़न क्रिएट करना। मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कहीं से लाइट रेज आकर पड़ रही होंगी। इस पर पड़ने के बाद मान लेते हैं एक लाइट रे कुछ इस तरह से प्लेन मिरर पर जाकर इंसिडेंट हुई। अब मुझे ये बताइए, दूसरी रे यहाँ पे शो करने से पहले, ये जो लाइट रे हमने इंसिडेंट की है, इसे अगर मैं नाम दे दूँ लाइट रे नंबर 1, ये लाइट रे नंबर 1 इस शीशे पे टकराने के बाद किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। अगर आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं और एक मैंने आपको वहाँ पे की पॉइंट भी नोट करवाया था, अगर आपको वो ध्यान है, कॉपी पे लिखा है, प्लीज़ पढ़ने पलटिए और वहाँ पे चेक कीजिए। ऐसा केस भी मैंने बताया था, वहाँ पे वर्टिकल नहीं था, वहाँ पे मैंने आपको कुछ इस तरह से ये केस बताया था। ये वो केस था, इस तरह से लाइट रे इंसिडेंट हुई थी। अब कॉपी पे चेक कीजिए ये केस हमने किया था या नहीं किया था। वही केस ये है, सिर्फ शीशे को हमने मोड़ दिया है, शीशे को वर्टिकल रखा है, केस वही है। और मैंने बताया था कि इसे आप ध्यान रखिएगा, की पॉइंट में अपने पास नोट कीजिए। एक लाइट रे प्लेन मिरर पर जाकर कुछ इस तरह से इंसिडेंट हुई। बताइए इसकी रिफ्लेक्शन किस तरह से होगी। जो बोल रहा है 90 डिग्री पर, थप्पड़ खाने के लिए तैयार रहिए। देखिए किस तरह से हम रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। हमने क्या पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितने एंगल पर जाकर ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, उतने ही एंगल पर जाकर ये रिफ्लेक्ट भी होगी। तो ये लाइट रे इस प्लेन मिरर पर कितने एंगल पर जाकर इंसिडेंट हुई है, ये हम कैसे चेक करते हैं। ये हम चेक करते हैं, यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। और नॉर्मल कैसे ड्रॉ होता है, इस प्लेन मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो यही नॉर्मल होगा, यही लाइन नॉर्मल की होगी। अगर मैं आगे तक एक्सटेंड करूं, यही लाइन नॉर्मल की होगी। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने कितने डिग्री का एंगल बनाया। अगर लाइट रे कुछ ऐसे आती तो मान लो मैं बोल देता नॉर्मल के साथ लाइट रे ने 30 डिग्री का एंगल बनाया। इस तरह से होता तो बोल देते 45 डिग्री का एंगल बनाया। लेकिन यहाँ पर ना तो ऐसी लाइट रे है, ना ही ये ऊपर वाला जो हमने 45 डिग्री वाला दिखाया, ना ही ऐसी लाइट रे है। यही लाइट रे है और यही नॉर्मल है। तो खुद के साथ कितना एंगल बनाया इसने, दैट इज 0 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री पे लाइट रे इंसिडेंट हुई तो कितने डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगी, उतनी ही डिग्री पर रिफ्लेक्ट भी होगी, यानी इसका रिफ्लेक्शन का पाथ भी यही रहेगा। अब बताइए समझ आया या नहीं। वहाँ पर भी समझाया था, यहाँ पर हमने फिर से समझा दिया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है जितने डिग्री पर इंसिडेंट उतने ही डिग्री पर रिफ्लेक्ट भी करवाइए, दोनों एंगल इक्वल होते हैं। यही इंसिडेंट रे थी। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, जिसको हमने बोला था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए, नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, इस प्लेन मिरर के नॉर्मल परपेंडिकुलर हमने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया। ये 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये बन गया नॉर्मल। अब नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने कितने डिग्री का एंगल बनाया, तो दोनों जब एक ही लाइन पर हैं तो 0 डिग्री का एंगल होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा।
0 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हुई तो 0 डिग्री के एंगल पर ही रिफ्लेक्ट भी होगी, 0 डिग्री के एंगल पर ही रिफ्लेक्ट भी होगी। जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस, बोला था ये केस ध्यान रखना, बार बार यूज़ होगा। दूसरी रे कंसीडर कर लेते हैं, कुछ इस तरह से इंसिडेंट हुई, दिस इज रे नंबर 2, दिस इज रे नंबर 2। कितने डिग्री पर इंसिडेंट हुई कैसे देखेंगे, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, इस पॉइंट पर नॉर्मल यानी प्लेन मिरर पे 90 डिग्री का एंगल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितने एंगल पर इंसिडेंट उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट करवा दीजिए, उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट करवा दीजिए। दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R एंड I विल बी इक्वल टू R। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, जितने एंगल पर इंसिडेंट हुई उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट भी होगी। अब इमेज कैसे बनती है, 2 रेज चाहिए, 2 रेज हमने बना दी, जहाँ पर ये 2 लाइट रेज मिली, जहाँ पर ये 2 लाइट रेज इंटरसेक्ट हुई वहीं पर इमेज बनेगी। अब बताइए कहाँ पर ये दोनों लाइट रेज मिल रही हैं, एक इस तरह से वापस हो गई, एक इस तरह से वापस हो गई, कहाँ पर मिल रही हैं दोनों? अरे भाई ये तो मिल ही नहीं रही है। अब बताइए इमेज कैसे बनेगी, और कैसी इमेज हमने बोली थी जब लाइट रेज मिलती हैं, सच में मिलती हैं, हमने बोला था रियल इमेज। क्या ये सच में मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं सच में। कहाँ मिली? एक बिल्कुल ऐसे निकली, एक ऐसे निकली, ये तो दूर दूर तक कहीं नहीं मिलेंगी जाके। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों लाइट रेज को बैक ट्रेस करते हैं, इन दोनों लाइट रेज को पीछे बैक ट्रेस करेंगे। पीछे बैक ट्रेस मतलब इस लाइट रे को पीछे बैक ट्रेस किया, ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई, दिस इज रिफ्लेक्टेड, एंड रे नंबर 2 रिफ्लेक्टेड को भी पीछे बैक ट्रेस कीजिए, इसे पीछे बैक ट्रेस कीजिए, जहां पर ये दोनों मिली, जहां पर ये दोनों मिली दैट विल बी द इमेज। और कैसी इमेज? वर्चुअल। अब आया वर्ड वर्चुअल। सच में नहीं मिली, सच में नहीं मिली, बैक ट्रेस करने के बाद हमें ऐसा लगा कि ये दोनों लाइट रेज कहीं यहाँ पे जाके मिलेंगी, कहीं यहाँ पे जाके मिलेंगी, दैट इमेज विल बी कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जो घरों में शीशा लगा है ये इमेज बनती है उसमें, वर्चुअल इमेज। शीशे के पीछे वर्चुअल इमेज। आई होप आपको क्लियर होगा वर्चुअल इमेज क्या होती है और प्लेन मिरर में कैसी कैसी इमेज बनती है। प्लेन मिरर में जब पॉइंट ऑब्जेक्ट था तो इमेज कैसी बनी, इमेज इज पॉइंट, जिस साइज का ऑब्जेक्ट था उसी साइज की इमेज भी दिखी। ऐसा तो नहीं है कि ऑब्जेक्ट पॉइंट था और इमेज हमें एक्सटेंडेड मिली, नहीं, पॉइंट ऑब्जेक्ट था, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही हमें इमेज मिली। नेक्स्ट, इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब लाइट रेज अपीयर टू, सच में नहीं है, हमें लगता है, अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, हमें ऐसा लगता है कि किसी एक पॉइंट से ये लाइट रेज आ रही हैं, ऐसा लगता है, सच में नहीं आती, सच में नहीं है। तो इस तरह से बनती है वर्चुअल इमेज। थर्ड, इमेज इज formed on other side of object, ऑब्जेक्ट के अदर साइड पर इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट के अदर साइड पर इमेज बनती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि सर ये तो ठीक है, आपने लाइंस को पीछे एक्सटेंड कर दिया और बोल दिया कि यहाँ पर इमेज बनेगी, इसे हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, आखिर पीछे एक्सटेंड करते क्यों हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आपने देखा होगा, अगर आप कहीं बाहर बैठे हैं, मान लीजिए आपकी क्लास कहीं बाहर ओपन ग्राउंड में हो रही है। हमारे टाइम में अब तो अच्छे अच्छे क्लासरूम्स हैं, क्लासेस ओपन ग्राउंड में नहीं होती। हमारे टाइम में ख़ासकर सर्दियों के मौसम में हमें बाहर बिठा दिया जाता था और टीचर सामने पढ़ा रहा होता था। तो मैंने तो नहीं किया, शरारती बच्चों ने ये काम बहुत किया है।
आप में से कितने शरारती हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, कितने लोगों ने ऐसा काम किया है। लाइट हमारे ऊपर पड़ती है, सनलाइट हमारे ऊपर पड़ रही होगी, घड़ी पहनी होती है हमने, वॉच पहनी होती है, उस वॉच से आपने कभी कोशिश की है टीचर के ऊपर लाइट फोकस की होगी, उसकी आंखों पर डालने की, उसको परेशान किया हो। यही काम हम शीशे से भी कर सकते हैं। छोटा सा शीशा अपने पास रखा और टीचर सामने पढ़ा रहा है, लाइट रेज़ आके शीशे पे पड़ रही हैं और उन लाइट रेज़ को आप रिफ्लेक्ट करवा रहे हो टीचर की आइज़ के ऊपर और टीचर को परेशान कर रहे हो। शरारती बच्चे बहुत करते हैं। तो जब टीचर तंग हो जाता है, उसके ऊपर वो लाइट पड़ती है आपकी वॉच से रिफ्लेक्ट होने के बाद या उस शीशे से रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो अब ये बताइए कि वो टीचर आपकी वॉच या आपके मिरर को देखता है या वो सनलाइट को देखता है जहाँ से लाइट आ रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ से उसे लगा कि लाइट आ रही है वो उस पॉइंट को देखता है, ना कि सनलाइट। जबकि हो क्या रहा था, सनलाइट से लाइट उस मिरर जो उस लड़के ने अपने हाथ में पकड़ा था या जो वॉच उसने पहनी थी उस पर पड़ी, उस पर रिफ्लेक्ट होने के बाद टीचर पर आपने वो फोकस करवाई। एक्चुअल में लाइट आई सन से, लेकिन टीचर को क्या लगा कि वो लाइट आ रही है उस लड़के की वॉच से या उस लड़के के पास जो मिरर है उससे। तो वो किसे पकड़ेगा, सन को पकड़ेगा या उस लड़के को पकड़ेगा? उस लड़के को पकड़ेगा। सेम केस, ये ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर लाइट आ रही थी, कहीं सनलाइट, सन से लाइट आ रही थी, मिरर पर पड़ी, मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर यहाँ से कोई देख रहा है, अगर यहाँ से कोई देख रहा है, इस साइड से कोई देख रहा है, तो उसे क्या लगेगा? उसे क्या लगेगा कि ये लाइट कहीं यहाँ से आ रही है, सन से नहीं आ रही है। एग्जाम्पल क्लियर है? एग्जाम्पल से बिल्कुल दिमाग क्लियर हो जाता है। उसको ऐसा नहीं लगा कि सन से लाइट आई, उसको लगा वो लड़के की जो वॉच है ये शरारती है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो उसने सन को नहीं पकड़ा, उसने उस लड़के को पकड़ा। तो यही सेम केस है, लाइट सन से आ रही थी, कहाँ से उसे लगा? उसे लगा कि ये कहीं यहाँ से आ रही है। दैट्स वाई वी एक्सटेंड दीज लाइन्स, और हम बोलते हैं कि हमें ऐसा लगेगा कि ये लाइट कहीं इस पॉइंट से आ रही है जहाँ पर ये दो लाइट रेज हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अपीयर्स टू बी, जो हमने वर्ड लिखा है ना, अपीयर्स टू बी, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसा लगता है कि यहाँ से आ रही होंगी। दैट्स वाई दिस इमेज इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज। शीशे के दूसरी साइड बनेगी, जो घरों में मिरर लगा है दैट इज़ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है? प्लेन मिरर में हमेशा आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी। प्लेन मिरर में, बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लीजिए, प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, कभी भी रियल इमेज नहीं बनेगी, सेम साइड पर इमेज नहीं बनेगी। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये तो था केस नंबर 1, जब ऑब्जेक्ट था हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट। केस नंबर 2 लेते हैं। उससे पहले थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लें यहाँ पे आपको समझाने के लिए। इमेज का फंडा बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, रे डायग्राम बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अगर ये नहीं समझा तो ज़िंदगी भर ऑप्टिक्स आपको घुमाती रहेगी अपने चक्कर में। अभी तो बहुत पढ़नी है आगे क्लास 12th में, वहाँ पर तो डायरेक्टली यूज़ करेंगे रिजल्ट्स को। अच्छा, सेकंड केस इज़ व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड क्या है समझाया था, फिर से एग्जांपल लेते हैं। दिस इज़ अ प्लेन मिरर। लेट, इस बार हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, एक फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है। दिस इज ऑब्जेक्ट, व्हाट वी कॉल इट एज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इस साइज का ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर के सामने रखा है। बताइए इसकी इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी? रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी? इतना तो क्लियर है, प्लेन मिरर है तो कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल बनेगी। अरे दूसरी साइड बनेगी भाई। दिस इज प्लेन मिरर। क्या चाहिए इमेज बनाने के लिए? 2 लाइट रेज। इस पॉइंट की इमेज पहले दिखाते हैं, निकाल लीजिए 2 लाइट रेज। मान लेते हैं एक लाइट रे ऐसे जा रही है, दूसरी लाइट रे कुछ ऐसे। दिस इज रे नंबर 2। पहले बताइए रे नंबर 1 की रिफ्लेक्शन कैसे होगी? पिछले केस में भी था, जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस, इसी रास्ते से वापस आ जाएगी। सेकंड, क्या कीजिए यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ध्यान में रखते हुए नॉर्मल ड्रॉ किया।
जितने एंगल पे इंसिडेंट उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करवा लीजिए, उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट करवा लीजिए। जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये होगा। दिस इज़ रे नंबर 2 आफ्टर रिफ्लेक्शन। कहाँ पर मिली? इस साइड तो मिलेंगी नहीं, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, इस साइड तो मिलेंगी ही नहीं। वर्चुअल इमेज बनेगी तो हमें लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्यों एक्सटेंड करना पड़ेगा ये भी समझ आ गया है। लाइंस को पीछे एक्सटेंड कीजिए, और अगर इस लाइन को मैं बेस लाइन मान के चलूँ, जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का बेस रखा था, इस लाइन को हमने बेस लाइन अगर माना, तो अब हमने क्या देखा? रे नंबर 1 कुछ इस तरह से एक्सटेंड हुई, रे नंबर 2 रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह से एक्सटेंड हुई, इस पॉइंट पर जाकर मिली, इस पॉइंट पर जाकर मिली, तो यहाँ पर बनेगी इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। दिस इज वर्चुअल इमेज। समझ आया वर्चुअल इमेज किस तरह से बनी? इस पॉइंट से दो लाइट रेज निकाली, दोनों की रिफ्लेक्शन देखी, रिफ्लेक्शन होने के बाद दोनों को बैक ट्रेस किया। क्यों बैक ट्रेस किया? रियल में तो कहीं मिल नहीं रही थी, तो देखते हैं एक्सटेंड होने के बाद कहाँ पर मिलती हैं। एक्सटेंड होने के बाद इस पॉइंट पर मिली, तो यहाँ पर आप सीधा ऑब्जेक्ट था, बिल्कुल सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर दी। दिस इज वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टीज इसकी भी सेम है जैसे पीछे थी। अब मिरर के दूसरी साइड इमेज बनेगी, जिस साइज की थी उसी साइज की बनेगी। ये अभी हम प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये रे डायग्राम क्लियर होगा, किस तरह से हमने ड्रॉ किया, किस तरह से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बिफोर वी प्रोसीड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर? तो अब खुद ही बताइए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी जो प्लेन मिरर में इमेज बनेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इमेज विल बी वर्चुअल इन नेचर। वर्चुअल क्या था आपको बताया था, दैट लाइट रेज डू नॉट मीट रियली, रियल में नहीं मिलेंगी, बट जस्ट अपीयर्स टू मीट, पर हमें ऐसा लगता है कि मिलेंगी कहीं पीछे जाकर। just appears to meet, that is called virtual। second होगा size of image will be same as that of object। जिस साइज का ऑब्जेक्ट था उसी साइज की इमेज भी बनेगी। थर्ड, इमेज विल बी इरेक्ट इन नेचर। इसका क्या मीनिंग है अभी समझाता हूँ। इमेज विल बी इरेक्ट इन नेचर, एक केस ड्रॉ कर लेता हूँ जो भी हमने डिस्कस किया, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। हमने कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट लिया था, दो लाइट रेज दिखाई थी, कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई, वापस रिफ्लेक्ट, दोनों को बैक ट्रेस किया था, कुछ यहाँ पर इमेज बनी थी। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज भी सीधी ही बनेगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे रखूँगा तो इमेज भी ऐसे ही बनेगी। दिस इज कॉल्ड इरेक्ट इन नेचर। और इसके साथ आता है आपके पास, इरेक्ट के साथ दूसरा वर्ड, दैट इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो हमें उल्टी इमेज नहीं दिखेगी, यहाँ पे हमें दिखेगी इरेक्ट, बिल्कुल सीधी। जैसे ऑब्जेक्ट रखेंगे वैसे ही इमेज दिखेगी। तो दिस इज इमेज विल बी इरेक्ट इन नेचर। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3। एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 is distance of image from mirror will be
सेम एज दैट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं ये मिरर है, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मैं डिनोट करता हूँ u से, और मिरर से इमेज की डिस्टेंस को डिनोट कर लेते हैं v से। तो जितनी दूर मिरर से ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर इमेज भी बनेगी। इसका मतलब u विल बी इक्वल टू v। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, u विल बी इक्वल टू v। समझ आ गया। जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट मिरर से 10 मीटर दूर है तो इमेज भी 10 मीटर दूर ही जाकर बनेगी। प्रॉपर्टी नंबर 5, इमेज विल बी लिटरली इन्वर्टेड। अब लिटरली इन्वर्टेड इसका मतलब क्या है, खतरनाक सा वर्ड आ गया, लिटरली इन्वर्टेड। अरे भाई, शीशे के सामने खड़ते हो तो अपना दायां हाथ क्या दिखता है, बायां दिखता है, और बायां हाथ क्या दिखता है, दायां हाथ दिखता है। दिस इज कॉल्ड लिटरल इन्वर्जन। सो व्हाट इज लिटरल इन्वर्जन, जो राइट की चीज़ है वो हमें मिरर में लेफ्ट में दिखेगी, और लेफ्ट की चीज़ है वो हमें मिरर में राइट में दिखेगी। सो व्हाट इज लिटरल इन्वर्जन, लिटरल इन्वर्जन इज, शॉर्ट में लिख लीजिएगा, राइट is seen as left and left is seen as right। जो शीशों में अक्सर होता है, घरों में हम देखते ही हैं, राइट की चीज़ लेफ्ट में दिखेगी, लेफ्ट की चीज़ राइट में दिखेगी। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय दिस प्लेन मिरर। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेक्चर लंबा खिंच गया है काफ़ी। इस लेक्चर को आज इतना ही रखते हैं। वैसे तो हमने बहुत कुछ डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है। ये बिल्कुल बेसिक था, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो अब हम बहुत आराम से रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ प्लेन मिरर समझा है, इसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज़ स्फेरिकल मिरर। और मैं यहाँ पे काफ़ी आपके लिए मटेरियल भी इकट्ठा किया था स्फेरिकल मिरर समझाने के लिए। बॉल थी, हम एक कड़छी का यूज़ करने वाले थे, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी चली जाएगी, तो मुझे लगता है इसे हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कड़छी और एक बॉल के साथ स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। नोट्स आज जितना भी हमने यहाँ पे पढ़ा है, डिस्कस किया है, साथ के साथ नोट्स बनाएं और साथ के साथ मुझे नोट्स भेजें। कोई डिले नहीं चाहिए, अदरवाइज़ जो नोट्स नहीं भेजेगा उनको अगले लेक्चर के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा, अगला लेक्चर अटेंड नहीं करने दिया जाएगा। और अगला लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लाइव चीज़ों के साथ हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, फ़ोटो भेजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने बड़ों छोटों सबका ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।